जहाँ से आती हूँ गाँव गोविंद सकते, वो कहने को एक समय इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ थी, वहाँ पे इंडस्ट्री थी, आपके दौर में फारूक साहब की दौर में जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, डॉक्टर फारूक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस। सभी साथी जो हैं, हमारे नेता, हमारे दिल की धड़कन और जिनका आप बहुत दिनों से यहाँ इंतजार कर रहे थे, जनाब उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तरफ से। साथियों, मैं ताले लगाऊंगा, उसका जवाब दीजिए। जनाब, मैं बुलाऊंगा, ऐसे नहीं, मैं बुलाऊंगा। जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, डॉक्टर फारूक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस। सर थोड़ा पीछे हटो ना। सभी साथियों को बोलूंगा कि टर्न बाई टर्न वो उमर साहब को हार डालें, बिल्कुल डिसिप्लिन में बारी बारी आए और हार डालें। नेशनल कॉन्फ्रेंस, दो हाथ से ताड़ी बजा दें। जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब। सबसे पहले मैं हमारे कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनके साथ जनाब सदोत्रा साहब जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, जनाब रतन लाल गुप्ता जी वर्दी जो हमारे सूबाई सदर हैं, बिमला लुथरा जी जो स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हैं, अजय एहजाज जान जी जो हमारे यूथ के सूबाई प्रेसिडेंट हैं और पुंछ के एक्स MLA हैं, लक्ष्मी दत्ता जी जो सूबाई सदर रही हैं पहले, इरशाद जान जी, लोचन साहब, राकेश जी, तेली साहब, कासमदीन वानिया जी, परवीन कोसर जी, सुहास चंद्र जी, सागर चंद जी एक्स MLA, सतवंत डोगरा जी जो लेडीज की प्रेसिडेंट हैं। जो खाली कुर्सियां पड़ी हैं, सभी साथी जो हैं आगे आते जाएं और अपनी जगह लेते जाएं। पहनाकर उनका स्वागत करें, सभी तालियां बजाएंगे और राजीव जी इधर आए और स्टेज पे आके साहबान और हमारे आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म, क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं, तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है, और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास
4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विज़िट कर सकते हो, जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। एक हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की महान हस्ती उमर फारूक साहब जो इधर पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर आज हमारी नगरी में आकर हमारा हौसला बढ़ाया और हमारी पार्टी को मजबूत किया। और वेलकम करता हूँ मैं सभी अपने नीचे बैठे भाई बहन साथियों का, जिन्होंने आज मेरी मेहनत पर रंग लाया और मेरा हौसला बढ़ाया। जिस दिन से मुझे ये टाइम मिला था कि उमर साहब हमारी नगरी में आएंगे, उस दिन से मैंने रात दिन एक कर दिया, सिर्फ इस विश्वास पर कि आप लोग जरूर आएंगे। इसी के साथ शुक्रिया अदा, नमस्ते। तमाम मेरे आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता और साथियों और बुजुर्गों, आज हमारे लिए बहुत एक खुशी का इम्कान है कि हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे सदर और हमारे रहनुमा उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ नगरी में तशरीफ ले आए और हमारी यहाँ गरीबों की समस्या सुनने के वकरवाल और शेड्यूल कास्ट लोग यहाँ के जो है उमर अब्दुल्ला साहब आपके साथ है और इंशाअल्लाह हम उसके साथ रहेंगे। आपकी यहाँ मुश्किल की हालात में गुजर रहे हैं, हमारे पर यहाँ बहुत जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। बगैर किसी गरीब आदमी को घरों से उठा कर ले जाते हैं और आज जेलों में इकट्ठा कर दिया। अफसोस की बात है। हम ये कहते हैं कि बेगुनाह लोग जो है उनको ऐसा जुल्म और तशद्दुद अगर ये तशद्दुद ये बंद नहीं होगी, हमारी यहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर आएगी तो हमारी दुख तकलीफ दूर होगी साथियों। और ये हमारा काम है कि हम इकट्ठे होकर, और साथियों और बुजुर्गों, हम इकट्ठे होकर इत्तेफाक से रहना है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह कठुआ की सीट भी हम बनेंगी, सीट भी निकालेंगे, कठुआ की भी निकालेंगे, बिलावर की भी निकालेंगे। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो हो गए उनको जिता कर हमारे गरीब लोगों को देखें और इंशाअल्लाह हमारा जीना, हमारा रहना नेशनल कॉन्फ्रेंस के वगैरह कोई भी किसी जमात में नहीं आकर सब लोग जो है आपके साथ है। उमर अब्दुल्ला साहब और आपके साथ रहेंगे जिंदगी तक। मैं इतना ही कहता हूँ। सीनियर साथी हजरात, यहाँ पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान, वर्कर, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे इन जलसों में किस्मत ही कुछ ऐसी है। पिछले दिनों बूढ़ा सलाथिया में जलसा था, इतनी गर्मी थी कि साथियों को बोलने का मौका नहीं मिला। आज हम यहाँ आए, मौसम ठीक था, मुझे लगा इत्मीनान से हम बैठेंगे, साथियों की तकरीरें सुनेंगे, लेकिन जो बारिश हम जम्मू में पीछे छोड़ आए उस बारिश ने यहाँ तक हमें पकड़ने का काम किया। लेकिन तब भी अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ने कुछ हद तक साथ दिया और ये प्रोग्राम जो है हम यहाँ मुकम्मल कर पाए। मैं अपने तरफ से कठुआ के मेरे जो यहाँ तमाम साथी हैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अरसे के बाद इस लेवल पे हमने कठुआ में प्रोग्राम रखा है। कहने के लिए बहुत कुछ है, अगर ये टेंट इजाज़त दे तो मैं थोड़ी तकरीर अपनी कर लूँगा। अगर बीच बीच में कतरा कतरा पानी उतरना शुरू हो गया तो मैं भी अपनी तकरीर ख़त्म करके आप लोगों को यहाँ से जो है रुखसत दूँगा। इलेक्शन का ब्यूगल बजने वाला है, अब शायद इसमें शक की गुंजाइश ज़्यादा रही नहीं। इससे पहले हम इस परेशानी में थे कि क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत रही नहीं,
19 में तो जम्मू कश्मीर के हालात ही बदल गए, हमारा नक्शा बदल गया। इस मुल्क के साथ जो हमारा आईनी रिश्ता था उसमें बड़ी तब्दीली आई। कहा बहुत कुछ गया था हमें उस वक्त कि उस 2019 का यहाँ नौजवानों को फ़ायदा होगा, बुज़ुर्गों को फ़ायदा होगा, हमारी माताओं को फ़ायदा होगा, बहनों को फ़ायदा होगा। गिनने की जब हम कोशिश करते हैं कि फ़ायदा हुआ तो कहाँ पे हुआ, देखने को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। हमें उस वक्त कहा गया था कि हमारी तरक्की में 370 जो है बहुत बड़ी रुकावट है, 370 चली जाएगी तो यहाँ हमारी तरक्की जो है उसके दरवाजे खुल जाएंगे। मैं उस दिन के बाद बड़ी कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ नए कारखाने मिले, नई फैक्ट्रियाँ मिली, नया कुछ मिले जहाँ मेरे नौजवान भाई बहन जो है काम कर रहे हों। लेकिन जहाँ जहाँ मैं नज़र मारता हूँ मुझे वही दिखता है जो इससे पहले था। 370 ने यहाँ चिनाब फैक्ट्री की जो बात मेरी बहन ने की, अब किस अंदाज में इन्होंने की वो आपको खुद जानती हैं, मैं जिस अंदाज में बात करूँगा वो दूसरा है। 370 यहाँ जब चिनाब वालों को, बिरला वालों को फैक्ट्री लगानी थी तो 370 उनके काम में रुकावट नहीं आई। उन्होंने इस मुल्क का शायद सबसे बड़ा टेक्सटाइल का फैक्ट्री यहाँ लगाया बाबा कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में। सांभा से हम गुजरते हुए जब आते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हमें वहाँ इंडस्ट्री नज़र आती है। उस इंडस्ट्री में 370 उनके लिए रुकावट नहीं थी। जब आप जम्मू छोड़ के बड़ी ब्राह्मणा की तरफ आते हैं वहाँ आपको फैक्ट्रियाँ नज़र आती हैं, उन फैक्ट्रियों में 370 रुकावट नहीं थी। लेकिन 370 के हटने के बाद जब हम इनसे पूछते हैं खुदारा हमें कुछ नया दिखाइए, कोई नई फैक्ट्री दिखाइए, कोई नया प्रोजेक्ट दिखाओ, कोई नया कारखाना दिखाओ, कोई नई ऐसी जगह दिखाओ जहाँ मेरे नौजवान भाई बहन जो हैं वो काम कर रहे हों, दिखता हमें कुछ नहीं है। हम अपनी माताओं से पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई सुधार आया, कोई बेहतरी आई अगस्त 2019 के बाद? क्या महंगाई कम हुई? क्या आपके घर के खर्चे कम हुए? क्या आपके लिए गैस सिलेंडर उसकी कीमत कम हुई? क्या हमारे जो ओल्ड एज पेंशन पकड़ने वाले हैं क्या उनको पेंशन मिलने में कोई सहूलियत मिली? जो हमारे एससी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नौकरी जो है कोटा के बुनियाद पे हासिल करते हैं, क्या उन्हें वो रोज़गार मिला? किस तरह से उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई? हम बार बार इनसे पूछते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। फिर इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं इनको बंदूक से बचाने के लिए और पाकिस्तान की यहाँ पे जो उनकी जो साजिशें हैं उनको नाकामयाब करने के लिए 370 हटाना ज़रूरी था। लेकिन 370 हटने के बाद आज मैं दावे से कहता हूँ कि जिस हाल में हमने 2014 में कठुआ के ज़िले को छोड़ा था, आज वो हाल नहीं है। आज जगह जगह आप देखें तो एनकाउंटरों की खबर आती है, आज जगह जगह आप देखें तो हमलों की खबर आती है। कहीं ना कहीं हमारे बहादुर फौजी जो हैं उनसे उनकी जान की कीमत जो है मांगी जा रही है। हर जम्मू के हर कोने से, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे चिनाब हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कठुआ हो, चाहे पिछले दिनों उधमपुर हो, जगह जगह आप देखें तो कहीं ना कहीं एनकाउंटर की खबर। आखिरकार अगर 370 हटाने का मकसद ये था कि हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, हम जो खतरा महसूस करते थे बंदूक का 2002-2004 के दौरान वो ख़त्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में अलाइदगी पसंद सोच जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आज हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि 5 साल हो गए उस फैसले के बाद हमें क्या मिला? क्या मिला हमें? मुझे कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता है जिसके बुनियाद पे मैं ये कहूँ कि हाँ जी हमें कुछ फ़ायदा मिला। आज महंगाई जो है उससे हम दबे जा रहे हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर कहीं पे है तो जम्मू कश्मीर में है। आज हमें अपने ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। जिन ज़मीनों का मालिकाना हक लैंड टू टिलर के तहत जनाब बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को दिया, ये हम मान के चलें कि इस मुल्क में
अगर कोई ऐसा इलाका है जहां दलित हमारे भाई बहन सिर ऊपर करके चल पाते हैं, वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहां दलित अपने जमीन का मालिकाना हक रखता है। मुझे बताइए और कौन सी ऐसी जगह हैं इस मुल्क में जहां जब दलित दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए अपने बारात को लेके जाता है तो घोड़े पे बैठ के जाता है और किसी की जरूरत नहीं होती है कि उसको घोड़े से उतार के उसको पैदल चलाया जाए। बाकी मुल्क में तो हमने हाल देखा, और ये सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन हुआ जब 370 के तहत उस वक्त हमारे हुक्मरान ने बिना एक पैसा मुआवजा लिए रातों रात यहाँ के लोगों को शख्सी और वो उस चकदारी और जमींदारी के निज़ाम से जो है नजात दिला के हमें वहाँ से आज़ाद किया। लेकिन आज 370 के हटने के बाद मौजूदा हुकूमत की लगातार कोशिश है कि हमें इन ज़मीनों से हटा दिया जाए, इन ज़मीनों से हमें बेदखल किया जाए। हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब के भाई यहाँ बैठे हैं, जिनका हक है इन जंगलों से जो है अपनी कमाई हासिल करने का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत इनको अपना हक मिल जाना चाहिए था, इनको इस हक से महरूम रखा गया। इन्हें जंगलों में जो है अपने माल मवेशी को लेके वहाँ चराने की जगह जो है उसकी वो नहीं दी जाती। और कहने के लिए ये लोग कहते हैं नया जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। अरे कहाँ की खुशहाली, इसीलिए तो ये इलेक्शन अभी तक करा नहीं पाए, इसीलिए तो डर के मारे ये लोगों से दूर रहे। आज जब ये इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हमारे ऊपर एहसान है कि जब 370 के मामले में वो अपनी सुनवाई कर रहे थे तो सुनवाई के फैसले में उन्होंने हुकूमत को कहा कि आपने 30 सितंबर से पहले यहाँ इलेक्शन कराने हैं, नहीं तो ये लोग कोई और बहाना करके यहाँ इलेक्शन टाल देते। लेकिन इस बार इनको टालने का मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसे अब खबरें आ रही हैं, पिछले दिनों जो बीजेपी का यहाँ इंचार्ज है, मरकज में वजीर हैं रेड्डी साहब, उन्होंने भी कहा कि सितंबर में इलेक्शन शुरू होंगे। पिछले दिनों एक अखबार, अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि जल्दी इलेक्शन होंगे। हम भी बेसब्री से उन इलेक्शनों का इंतजार कर रहे हैं। ये सीट अब रिजर्व सीट, इस सीट के हालात अब बदल गए हैं। लेकिन ये भी सही है, मेरे कुछ साथियों ने बड़ी बातें की यहाँ, कहा कठुआ में भी आप जीतोगे, बसोली में भी जीतोगे, बिलावर में भी जीतोगे। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਤਹਿਸੀਲ ਨਗਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ। पार्टी 10 साल डोन च गई है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पार्टी च केह् तब्दीलियां आई दियां ਉਹ आइए लोकें गी सनान कि आने वाली जी सरकार है नैशनल कानफ्रेंस है जिसलै सरकार आ केड़ियां तब्दीलियां जेह्ड़ियां नवियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लईयां जाणगियां। जियां कि अज्ज दिक्ख लो कि 10 साल दे विच साढ़े लोकें इन्ना ज़्यादा नुकसान होआ दा है नवीं सरकार आने कन्नै कि साढ़े लोकें दी जमीनां जेह्ड़ियां खोती जा रही हैं, कोई दे गरदौरियां कट्टी दियां, कोई रजिस्ट्रियां बंद, कोई दी किस्म चेंज। ज़्यादातर साढ़े इधर जेह्ड़ियां जमीनां न लोकें दी ग्रीन जोन जमीनां ही जेह्ड़ियां मतलब एग्रीकल्चर लैंड उन्हें गी रैड जोन कर दित्ता गया है। सब तो बड़ी समस्या यह है कि साढ़े एरिए दे विच हर जगह इंडस्ट्रियां आई हैं। ये साड़ी हून वाली सरकार दी देन है। हालांकि उन्हें लोगों की रोज़गार देना चाहिए था, लेकिन उन्हें रोज़गार तो नहीं दिता, नुकसान बड़ा दिता। तो साढ़ा ये मेन मतलब यह कि आने वाले साढ़े चीफ मिनिस्टर जेह्ड़े उमर साहब गी असें इत्थे तां लोकें दे विच बुलाया कि लोकें दी समस्या सुन, और लोकें उनेंगी अपनी समस्याएं सुनाइयां भी हैं और उन्हें अच्छे तरीके कन्नै लोकें दी समस्याएं सुनियां न और उन्हें लोकें गी यकीन दिलाया कि आने वाली साड़ी सरकार दे विच जे साड़ी सरकार आग आने वाले समय दे विच पूरी अपने स्टेट का नक्शा चेंज कर देंगे। हर बंदे की रोज़गार मिलेगा, हर बंदे की नौकरियां मिलनगियां, हर बंदे के दफ्तरी काम होणगे, ग्राउंड लैवल पर भी सारे लोगों के काम होणगे। जिहड़ियां जमीनां शेख साहब ने लोगों की दित्ती दी हाँ वो जमीनां अजे लोग वापस लै देने
और उमर साहब ने इन्ना यकीन दिलाया पब्लिक की कि आने वाले टाइम च वो जमीनां इंदे कोल ही रौहनगियां, हर जमीन की गरदौरी की जाग, हर जमीन ते मतलब इंतकाल चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जमीनां शेख साहब की देन है। साड़ी स्टेट पार्टी, स्टेट के लोगों की सिर्फ स्टेट पार्टी ही दिक्खी सकती। मैं लोगों के अपील करना चाहना है कि इलैक्शन तक चढ़ी बढ़िए नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देन और डॉक्टर ने उमर साहब की चीफ मिनिस्टर बनान स्टेट का और अपनी स्टेट का जोड़ा सुधार करान। नमस्कार।